नमस्कार दोस्तों, एसएससी के मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने हम सीरीज नंबर 7 लेकर आ गए हैं। और अब तक हमने 6 सीरीज कवर कर ली हैं। प्रत्येक सीरीज में हमने 10-10 क्वेश्चन कवर करे हैं। इस प्रकार अब तक हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज बहुत आसान लग रही होगी और बेहद अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, आप लोगों से भी समर्थन हमें कम मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप, यदि सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चलिए, हम समय बर्बाद करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है यदि 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो टेन थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम समझेंगे टेन थीटा का मतलब क्या है। यदि आप देख रहे हैं तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका मतलब ये है कि मुझे नीचे कोस लाना होगा। तो ये जो कोस थीटा है यानी कि कोस स्क्वायर थीटा है, तो दोस्तों मैं दोनों साइड कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर रहा हूं। तो ये आएगा 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 टेन थीटा। अब आप या तो ये सोच लीजिए थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ये सेटिस्फाई करती है, और दूसरा, यदि मेरे समझ में नहीं आ रहा तो मैं बस इसे 10 में रिड्यूस कर लूंगा। सिंपल, 2 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो दोस्तों बताइए क्या मिलने वाला है। ये आ गया आपका 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा। अब आप देख रहे हैं यहां पर आपको मिलेगा ये 2 टेन स्क्वायर थीटा। यदि मैं इसको ट्रांसफर कर दूं -3 टेन थीटा, 2 में से 1 गया प्लस 1 बराबर 0। अब आप सोचिए, जुड़कर आ जाए हमारा 3 और गुणा होकर आ जाए 2 एकम 2। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं कि भाई 2 टेन स्क्वायर थीटा -3 का मतलब है 2 एक बार लिख दूंगा मैं और 1 एक बार लिख दूंगा प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों, अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं 2 टेन थीटा यहाँ पर कॉमन है, तो 2 टेन थीटा हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, टेन थीटा -1, और यहाँ पर आ गया -1 कॉमन, तो टेन थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं टेन थीटा -1 कॉमन है। टेन थीटा -1 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 2 टेन थीटा -1 बराबर 0। तो दोस्तों, अगर मैं इसको 0 ये ले लेता हूँ टेन थीटा -1 बराबर 0, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब आप एक बात देखिए, इसमें करंच क्या है। यदि थीटा 45 है तो यदि मैं 45 यहाँ पुट कर दूंगा तो यहाँ साइन 45 पे 1/√2 और कोस 45 पे 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पर कहा कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरी ठीक नहीं है। तो मैं कौन सी वैल्यू चुनूंगा, मैं दूसरी वैल्यू पर ध्यान दूंगा। दूसरी वैल्यू क्या है, 2 टेन थीटा -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों, टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, डायरेक्ट इसका एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर जो वैल्यू है 2 टेन स्क्वायर थीटा -3 टेन थीटा +1, ये वैल्यू है हमारे पास 2 टेन स्क्वायर थीटा -3 टेन थीटा +1 बराबर 0। तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर कर सकता हूँ 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 आने वाला है, तो इसका मतलब जुड़कर तो वैल्यू आ जाए हमारी 3 और गुणा होकर आ जाए 2। तो ऐसे हमारे पास 2 फैक्टर है, एक तो 2 और एक 1, और मैं इस 2 से और भाग कर दूंगा बस। तो आंसर या तो 1 आएगा या 1/2 आएगा। और अभी जैसे हमने देखा है कि 1 पर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर है हमारे पास 1। इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू है कोस थीटा के बराबर, जो क्वेश्चन में मना किया है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर मना कर रखा है कि साइन थीटा बराबर नहीं है कोस थीटा के। तो इसका मतलब मैं ये वाली कंडीशन को नहीं ले सकता। तो आंसर आएगा 1/2। इसलिए आंसर हमारा दोस्तों 1/2 ही करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसका छोटा तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा है। दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिए। ये है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 साइन थीटा। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इन्हें कोट थीटा की वैल्यू पूछे। कोट का मतलब क्या है, कोट का मतलब होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब नीचे हमें साइन थीटा बनाना है। तो मैं साइन से भाग कर दूंगा। वेरी गुड। तो ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा बटे साइन थीटा। अब दोस्तों ये बताइए यहां पर क्या बचा, ये आ गया 1 प्लस कोट थीटा बराबर √2। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या मिली, यदि मैं एक को ट्रांसफर कर दूं तो √2 -1, तो आंसर आ गया √2 -1। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आप लोगों को इससे पहले सीरीज में कराया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, ये एक्स साइन नहीं है, केवल ये है एक्स साइन थीटा बराबर
y कोस थीटा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यदि मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ले लूं x बटे वाई बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो x का मान सीधे कोस थीटा और y का मान सीधे साइन थीटा। और यहां पर अगर मैं देख रहा हूं कोस थीटा और साइन थीटा रहूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रायंगल का क्वेश्चन है। हमने काफी बार ये क्वेश्चन करा भी है। देखते क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। चलिए पहले हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। यदि हम बात करूं त्रिभुज की, ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कहा गया है कि त्रिभुज की भुजा, यदि मैं ए बी सी बोल दूं तो भुजा बीसी को बी से सी की तरफ बढ़ाएंगे हम, तो हमने यहां तक बढ़ा दिया दोस्तों, इसको हमने बढ़ा दिया यहां तक। इसका मतलब ये है कि यदि इसको मैं इसे आगे बढ़ा दूं तो हमने इसे डी तक बढ़ा दिया दोस्तों, ये हमारा पॉइंट डी आ गया। तो अगर मैं देख पा रहा हूं कि ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, और कहा कि डी तक बढ़ाएगा यदि एंगल एसीडी यानी कि ये वाला एंगल है दोस्तों 108 डिग्री, और कहा एंगल भी एंगल ए का आधा है, यानी कि ये जितना भी है उसका आधा है ये। तो इसका मतलब अगर ये ए है तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका a बटे 2। और कहा एंगल ए की वैल्यू, तो मैं जानता हूं बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा को हमने आगे बढ़ा दिए तो ये वाला कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब अगर ये 10 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 और 10 40 डिग्री होगा ये वाला। तो दोस्तों सेम नियम को मैं अप्लाई करने वाला हूं। ये a बटे 2 है, ये a है, तो इसका मतलब a प्लस a बटे 2, यानी कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल बराबर है आपका 108 डिग्री के। तो आंसर आएगा दोस्तों 3a बटे 2 बराबर 108 डिग्री। तो 3 से हमारा कट गया दोस्तों ये 36 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 36 दूनी 72 डिग्री। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों बी करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। दोस्तों यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को देखिए एसएससी क्या है। एसएससी एक ऐसी कार है जिसमें 4 पहिए लगे हुए हैं। अब ये एक कार है, आपके पास 2 पहिए आगे हैं और 2 पहिए पीछे हैं। यदि इसमें पहला पहिया मैथ को प्रेजेंट करता है, दूसरा पहिया इंग्लिश को प्रेजेंट करता है, तीसरा पहिया जीएस को प्रेजेंट करता है, चौथा पहिया आपकी रीजनिंग को प्रेजेंट करता है। यदि आपने 2 पहियों पर काम करा और 2 पहियों पर काम नहीं करा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पेपर से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे कीजिए। आप यदि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की बात करते हैं तो केवल इनमें 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्टी की बात करते हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग है, इसमें आप बटे के बटे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग को इतना अच्छा बना दें कि कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे। और यदि आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, एडवांस की सीरीज फिलहाल आपकी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अर्थमेटिक की सीरीज रेलवे और दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है, आप वहां पर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उमेश जी वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर मैथ्स में अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो उमेश जी को फॉलो कर सकते हैं, और एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अर्थमेटिक की सीरीज हम भी पढ़ाएंगे दोस्तों, उसको थोड़ा समय लगेगा। और यदि आप जीएस और इंग्लिश की बात करेंगे तो आप सबसे पहले इंग्लिश के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, और जीएस के लिए मैं तो ये कहूंगा यदि आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप एसएससी के प्रीवियस पेपर उठाइए और कोशिश कीजिए कि एनालिसिस करें। आप एक पेपर रोज लगाइए, एक पेपर लगाइए, उसके बाद उसको एनालिसिस करें। यदि एनालिसिस करने में आप 2 से 3 घंटे पर डे देते हैं तो आप विश्वास कीजिए 15 से 20 क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आपकी बाकी सभी चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी जीएस में। और इंग्लिश में यदि आप द हिंदू पर डे पढ़ते हैं तो द हिंदू पढ़ने से आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे आपके PQRS अच्छे हो जाएंगे, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, आप क्लोज टेस्ट को आसान बना पाएंगे, आप एरर डिडक्शन वाले पोर्शन को, यदि आपको नियम भी पता नहीं है, ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस को यहाँ पढ़ने में ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे ये चीज सही कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको पेपर तक पहुंचने में, अपने सिलेक्शन तक पहुंचने में आपको सुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं। देखिए कैसे। यदि मैं 2 सर्कल दोस्तों ड्रॉ करता हूं, पहला सर्कल हमने ड्रॉ करा, एक ये सर्कल है, दूसरा छोटा सर्कल मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, दूसरा सर्कल है दोस्तों आपके पास ये। यदि आप देख रहे हैं तो दूसरे सर्कल को हमने इसको इस तरीके से टच करेंगे, ये आपने टच कर दिया है, और इन दोनों की रेडियस दी है। बड़े वाले वृत्त की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की रेडियस दे रखी है दोस्तों इन्हें 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, ये हमारे यहाँ पर स्पर्श है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए सर्कल 2 तरीके से टच करते हैं, एक तो बाह्य स्पर्श करते हैं जैसे मैंने यहाँ कराया है। कैसे? एक तो आपको ऐसे टच करेंगे, एक सर्कल ये हो गया,
और दूसरा सर्कल दोस्तों ये हो गया, ये एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। और दूसरी कंडीशन है दोस्तों, यदि मैं यहां पर एक और कंडीशन बनाना चाहूं, अगर आप देखेंगे कि एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हम इसी के अंदर लेंगे, कि एक सर्कल हमने ये बना लिया और ये देखो आंतरिक स्पर्श करता है, इनकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन आप समझेंगे। इस कंडीशन में दोस्तों दोनों सर्कल यदि बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है, यदि यहां से डी मान लूं मैं, और मैं इसको पहली त्रिज्या मान लूं दोस्तों, यहां पर यहां से यहां तक बड़ी त्रिज्या और यहां से यहां तक छोटी त्रिज्या, तो केंद्रों के बीच की दूरी होती है त्रिज्याओं के योग के बराबर। और यहां पर जो होता है, यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, तो ये जो बड़ी त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक की कैपिटल आर, इसमें से यदि मैं छोटी त्रिज्या माइनस कर दूं, छोटी त्रिज्या कौन सी है भाई, यदि आप देख रहे हैं दोस्तों तो छोटी त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक आर। तो अगर आप देखेंगे केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है, यानी कि डी बराबर यहां से यहां तक की दूरी, यदि पूरी त्रिज्या में से मैं छोटी त्रिज्या माइनस कर दूं तो ये केंद्रों के बीच की दूरी आती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यदि सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। और यदि सर्कल आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हैं, जैसे यहां पर देखा है आपने, तो केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। दो कंडीशन और होती है, यदि ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आगे मिलेगा वहां पर हम इन चीजों को समझाएंगे। देखिए हम इसका यहाँ क्या यूज करना चाहते हैं, इनने कहा कि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो आप तुरंत समझिए एग्जाम में बैठकर, यदि बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब एग्जामिनर कहना चाहता है केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब क्या कहा है, उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर उन्हें स्पर्श करती है। दोस्तों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा समझिए क्या है। यदि मैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करूंगा, तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और इसे यहां पर दोस्तों टच करा दूं, तो ये इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी दोस्तों। ये इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो पहले वृत्त को टच कर रही है बिंदु P पर और दूसरे वृत्त को टच कर रही है बिंदु Q पर। अब इसकी लेंथ पूछेगा तो कह रहा है कि P और Q पर बिंदुओं पर टच करती है, तदनुसार PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब PQ पर यदि मैं एक वर्ग बना दूं तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग का मतलब कुछ इस तरीके से बनवाना चाह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल जानना चाह रहा है। तो दोस्तों मैं जानता हूं क्षेत्रफल में आसानी से निकाल सकता हूं, बस मुझे भुजा की लंबाई निकालनी है। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इसकी लेंथ निकालनी है। और मैं जानता हूं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है कि केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस इनकी त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। अब दोस्तों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी निकाली है मैंने, 13 का वर्ग, और त्रिज्याओं के अंतर का मतलब है 9 में से 4 गए 5 का वर्ग, और मैं जानता हूं 5 12 13 होता है, तो इसका मतलब ये भुजा आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। ये 5 12 13 क्या है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया है और काफी हमने शॉर्ट्स में भी डाला है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं। जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट वो संख्या होती है जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 होता है 5 का वर्ग। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहलाती है। और उन वे संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं। वो संख्या कौन कौन सी है, फिक्स संख्या है, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। जब हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे, वहां पर ये सारे लिखेंगे। तब तक आप फिलहाल ये बेसिक्स, ये 4 से 5 आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेंगे, इन्हीं का यूज बार बार होता रहेगा। आपने देखा भी होगा जितनी सीरीज अब तक हमने पढ़ाई है, जितनी भी सीरीज अब तक आई है, उनमें पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कुछ चुनिंदा ही यूज होते हैं, जैसे 5 12 13, 3 4 5, 8 15 17। तो दोस्तों इनका बार बार हम यूज करेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लें ताकि क्वेश्चन पेपर में बैठकर क्वेश्चन को हम आसानी से हिट कर पाए। तो दोस्तों PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, आप सोचिए एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होता है 12 का वर्ग। वेरी गुड, तो इसका मतलब 144 सेंटीमीटर इसका आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के बिंदु P और B पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। दोस्तों चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मैं इससे आधारित जो भी चीजें होंगी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसने कहा ये एक सर्कल है और सर्कल से बाहर से हमने दो लाइन ली है दोस्तों। एक पॉइंट से हमने माना पॉइंट यहां पर है, इससे एक लाइन हमने ड्रॉ करी इस तरीके से, एक ये आ गया आपके पास, और एक लाइन हमने दोस्तों ड्रॉ करी है यहां से इस तरीके से। एक लाइन हमारी दोस्तों इस तरीके से आ गई। तो आप देख पा रहे हैं हमने एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्शी ड्रॉ करी हैं। मैं इनके स्पर्शी के नाम लिखना चाहूंगा। ये बिंदु दोस्तों हमने P मान लिया, ये P से स्पर्शी है, और एक बिंदु A है और एक बिंदु P है।
अब इनने क्या कहा है कि ओ उस वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ये इसका हो गया हमारा सेंटर। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसकी तो ये ओ है और ये इसका सेंटर है। अब आप समझेंगे, यदि आप एग्जाम में बैठेंगे और आपके दिमाग ये चीज फिगर नजर आता है तो आपको कुछ बातें डायरेक्ट याद रखनी है। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, आप समझेंगे ये दोनों एंगल होते हैं 90, क्योंकि स्पर्शी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। इन दोनों का योग 180 है तो इन दोनों एंगल का भी योग भी 180 होता है दोस्तों, और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती है। चलिए इनने क्या पूछा है, क्या दिया है, एंगल दे रखा एओपी, एओपी दे रखा है। इसका मतलब है कि यदि मैं इस लाइन को इससे ड्रॉ मिला दूं तो दोस्तों ये एंगल दे रखा है इन्हें 60 डिग्री। अब आप सोचिए 60 डिग्री, ये 90 है तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। अब जब ये 30 डिग्री एंगल पूछा एपीबी, एपीबी ये 30 है तो नीचे वाला भी दोस्तों 30 होता है, तो 30 और 30 60 आंसर आने वाला है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आप कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, देखिए इन दोनों एंगल का योग 180 होता है, और यदि मैं आधा लेता हूं तो इन दोनों का योग 90 होता है। जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है, और जितना एंगल दोस्तों ये ऊपर वाला होता है उतना एंगल हमारा नीचे वाला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। दोस्तों देखिए यदि आप हमारे शॉर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर उमेश जी ने काफी क्वेश्चन कराए इस चीज के कि बहुभुज पे कि हम एंगल कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने कराए, लेकिन हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले समझेंगे, यदि कोई बहुभुज है, बहुभुज का मतलब है जिसमें बहुत सारी भुजा हो, इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है, इसमें बहुत सारी भुजा है। अगर 10 भुजा है तो मैंने वो इधर उधर मिलाकर 10 भुजा बना सकता हूं। इनने क्या कहा है, एन भुजा वाले सम बहुभुज में, सम बहुभुज का मतलब होता है दोस्तों वह आकृति जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर हो सम बहुभुज कहलाता है, या जिसका बाह्य कोण बराबर हो सम बहुभुज कहलाता है। मैं प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण से दुगुना है। अब आप सोचिए, यदि मैं एक लाइन को बढ़ा देता हूं, इसका कलर चेंज करके बढ़ाएंगे दोस्तों हम, यदि मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दूं तो आप देख रहे हैं ये है बाह्य कोण और ये है आंतरिक कोण। इसने कहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, अर्थात बाह्य कोण अगर x है तो आंतरिक कोण है 2x। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी। अब ये बताइए आप, किसी बहुभुज के क्या आंतरिक और बाह्य कोण का योग 180 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर बने हैं, तो इसका मतलब एक 2x है और एक x है, तो योग हो गया 180 डिग्री। तो दोस्तों 3x का मान है 180 डिग्री, तो x का मान आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब बाह्य कोण 60 डिग्री है। और हमने अपने शॉर्ट में बताया है कि यदि बाह्य कोण पता है और भुजाओं की संख्या भुजा है तो आप 360 से बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो डायरेक्ट भुजा की संख्या निकल जाएगी, तो इसका मतलब आंसर आने वाला है 6। दोस्तों समबाहुभुज में आप 2-3 चीजें और याद रखेंगे, यदि आंतरिक सभी कोणों का योग जानना चाहता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, n-2 गुणा 180, ये आंतरिक कोणों का योग होता है। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू जानना चाह रहा है तो आप n से भाग कर देंगे। यदि समबाहुभुज में या किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या जानना चाहता है तो आप n × n-3/2 भी कर देंगे। ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला है, और प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, ये समबाहुभुज में होता है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे त्रिभुज के आधार पर कि एक त्रिभुज की दो भुजा क्रम से 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a है तो निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप सबसे पहले 2 स्टेटमेंट याद रखेंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। मतलब यदि मैं इन दोनों को भुजाओं का योग करूं तो 10 और 4 14, ये बड़ा होगा तीसरी भुजा से। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। और एक स्टेटमेंट होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर यानी कि 10 में से 4 गए 6, तीसरी भुजा छोटा होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये स्टेटमेंट कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है, ये 2 भुजा देगा आपको 4 और 10, वो कहेगा तीसरी भुजा ए है, तो ए के कितने मान संभव है या ऐसे कितने त्रिभुज संभव होंगे जो एक पूर्णांक के मान देता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोटी भुजा जो होगी उसके डबल में से एक कम कर देंगे आप बस। तो 4 दूनी 8 में से एक गया 7, तो ए के 7 पूर्णांक मान संभव होंगे या ऐसे 7 त्रिभुज संभव होंगे जिसकी तीसरी भुजा एक पूर्णांक होगी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आपको ये नोट कर लेना है, बहुत ज्यादा खास है, पेपर में आपके यूज जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम। XY तल में P और Q ऐसे 2 बिंदु जिनके निर्देशांक क्रम से 2 0 और 5 4 हैं। दोस्तों पहले आप समझिए ये जो XY तल है इसका मतलब क्या है। यदि एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं और दूसरी लाइन में दोस्तों इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों लाइन, ये दोस्तों कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। और ये जो तल बनाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर, यही हमारा दोस्तों कार्तीय तल कहलाता है, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं। ये एक प्लेन है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इनने कहा एक बिंदु है 2,0,
2,0 का मतलब है यहाँ 0 है, तो इसका मतलब y निर्देशांक 0 है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जो x अक्ष पे मैं 2 पॉइंट लूंगा, एक और एक 2, ये हो गया 2,0। और क्या कहा है, 1 5 4 है, तो अगर मैं देख रहा हूं 2 3 4 5, ऊपर मैं 4 मेजर करूंगा, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ गया दोस्तों हमारा ये वाला, ये 5,4। अब इनने क्या कहा है, तदनुसार पी क्यू त्रिज्या वाले। अब आप सोचिए ये तो हमारा पी क्यू है, एक हमारा ये क्यों हो गया, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल सांख्यात्मक रूप में बताना है। तो इसका मतलब मुझे ये जानना चाह रहा है कि ये जो पी क्यू त्रिज्या है यानी कि ये रेडियस का काम करेगी आर, तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा इनके बीच की दूरी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे आर का फॉर्मूला होता है, मतलब बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग, यानी कि x वाले जो निर्देशांक उन्हें घटाइए, 5 में से 2 गए 3, यानी कि ये आएगा दोस्तों 3 का वर्ग प्लस, अब y वाले ने जो निर्देशांक है उन्हें घटाइए, 4 में से 0 गया तो 4 का वर्ग। अब बताइए 3 4, वेरी गुड 5, तो त्रिज्या 5 आ गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है सर्किल का दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा 5 पंजे 25, तो 25 पाई इसका आंसर है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। दोस्तों ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बहुत आसान चैप्टर है, जब भी हम कभी इसकी वीडियो बनाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में, चाहे थोड़ी बड़ी हो, कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक या अधिकतम 2 वीडियो में खत्म कर दें, जो भी आपका एसएससी से रेलेवेंट आपका कंटेंट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x की घात 5 प्लस 1 बटा x की घात 5। तो आप याद रखेंगे कि यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो मैं 2 वाले की वैल्यू निकालकर 3 वाले में लगाऊंगा और 1 वाले को घटा दूंगा। ये 2 वाले का मतलब क्या है, 2 वाले का मतलब है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और 3 वाले का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स की घात 3 प्लस 1 बटा एक्स की घात 3, और 1 वाले का मतलब क्या है, 1 वाले का मतलब है एक्स प्लस 1 बटा एक्स। तो सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप बताइए मैंने क्या पढ़ाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, वेरी गुड, वर्क करके 2 घटा देंगे, तो 3 3 9 में से 2 गया 7 आ गया। यदि मैं क्यूब की वैल्यू निकालता हूं दोस्तों, यदि मैं क्यूब की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्यूब का मतलब होता है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हम क्यूब करते हैं और 3 घटा देते हैं। तो इसका मतलब 3 3 9 27 में से अगर 9 गया तो ये 18 बचा। तो इसका मतलब आंसर जो मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलेगा आंसर दोस्तों 2 वाले गुणा 3 वाले में। 2 वाले का मान क्या है 7, 3 वाले का मान क्या है 18, पहले वाले का मान कितना है, पहले वाले का मान ने दे रखा है 3, तो 18 सत्ते 126 माइनस 3, तो आंसर आ गया 123। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज अब आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि आप इसमें 6 की वैल्यू जानना चाहता है, जैसे x की घात 6 प्लस 1 बटा एक्स की घात 6 की वैल्यू पूछी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो एक्स की घात 3 वाले का वर्ग है उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि एक्स की घात 3 वाले का जो मान आएगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर एक्स की घात 3 का मान आया है दोस्तों 18, तो यदि 6 की वैल्यू पूछता तो मैं 18 का वर्ग करके 2 घटा देता, तो मेरा आंसर आ जाता। आप यदि 7 की वैल्यू जानना चाहता है, तो आप याद रखेंगे कि 4 वाले गुणा 3 वाले लगाएंगे। हम इसे पेपर में याद कैसे रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल 7 बनाना है, तो 4 और 3 7, घटाना क्या है, इनका डिफरेंस घटाना है, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 4 वाले की वैल्यू 3 वाले की वैल्यू के साथ गुणा लगाएंगे और पहले वाली वैल्यू घटा देंगे। तो दोस्तों अगर मैं 5 वाले की वैल्यू 2 वाले में लगा दूं तो 5 और 2 7 मिलने वाला है, और मैं 5 में से 2 गया 3 वाले को घटा सकता हूं, आंसर समान ही मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये 10 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन बेहद आसान लगे होंगे। देखिए इस सीरीज को, यदि आप हमारी सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जैसे क्वेश्चन मिलता है आप उसे पोस्ट करें, वीडियो को क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखें, आप निश्चित रूप से एडवांस मैथ में आपको एसएससी में तो दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारा साथ दें, और जैसे जैसे हमारा कंटेंट बहुत मतलब रेलिवेंट लोगों तक पहुंचता चला जाएगा, निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी और आपको भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।